बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो इससे पहले हम बहुत डिटेल के साथ एसीएम और आई ट्रिपल ई के बारे में डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्हीं पे है, यानी कि जो चीज़ें इसमें आती हैं वही प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको जो स्लाइड्स का ओवरव्यू दूंगा कि यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट में आप ऐड क्या कर सकते, बाकी डिटेल ऑलरेडी आप इसकी सारी जानते हैं। तो जस्ट चलते हैं स्टार्ट पर। तो इसको अक्सर जाना था BCS कोड ऑफ कंडक्ट के नाम, यानी कि यूके बेस्ड है। तो इसमें BCS क्या है, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है। तो जैसे कि हमारे पास IEEE और ACM आपने डिस्कस किए थे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने बताए थे। तो इसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट के भी हमारे पास इन्होंने भी 4 रूल और रेगुलेशन बताए जिनको आपको डिस्कस करना होगा। यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको जिन रूल्स के यानी कि जिन चीज़ों को फॉलो करना होगा वो इस चीज़ ने कोड ऑफ कंडक्ट में बताएगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ज़ब्ता इखलाक, यानी कंडक्ट में बिहेवियर, कंडक्ट को आप बिहेवियर कह सकते हैं, सलूक, बर्ताव। यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपका उन लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, किस तरह आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बातचीत कैसे कर सकते हैं, क्या किसी के कंप्यूटर को आप उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंप्यूटर का कैसे यूज़ करना, किसी भी चीज़ को कैसे यूज़ करना, किसी की चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें यही बताई जाती हैं। यानी कि ये आप जो है इसको यहाँ से यानी कि ये लॉज हमारे में नहीं आता, जो यानी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉज जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ आती है और लॉज को हर एक को फॉलो करना था, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप फॉलो करें या ना करें वो एक अलग चीज़। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और आप वहाँ एग्रीमेंट करते हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल और रेगुलेशन उनको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो में एथिकल और मॉरल इशूज़ होते हैं, वो उनके बारे में बताता है, जबकि लॉ के बारे में ये इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो एथिकल और मॉरल यानी कि क्या चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हम IEEE से पहले बहुत डिटेल के साथ इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, बल्कि सारी चीज़ें जो इसमें जो डिस्कस कर आने वाली हैं वो हम देख चुके हैं। बस आपको यहाँ जो ओवरव्यू मैं स्लाइड का देने वाला और कुछ भी डिटेल के साथ नहीं। अगर आपने पहले वाला ट्यूटोरियल देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोबारा इनके बारे में डिटेल के साथ मुझे बताने की ज़रूरत है। तो सिंपल ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट में एथिकल और मोरल जो इशू है वो आते हैं, और वो तब आते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसके साथ आपको उनको फॉलो करना होता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि ये मैं कुछ बाउंड्रीज हैं कि कुछ लिमिटेशन है किसी चीज़ के अंदर आते हुए हमें उनको फॉलो करना होगा। अगर इन कोड ऑफ कंडक्ट को हम तोड़ेंगे तो फिर हमें क्या उसका यानी कि क्या उन पर कोई भी रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि इसके जो 4 जो हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट को जो मद्देनजर रखता है। उसके बाद ड्यूटी टू रेलिवेंट अथॉरिटी, ड्यूटी टू द प्रोफेशनल और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी। तो ये हमारे पास वही पॉइंट आपको देखने को, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको नजर आएंगे पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह में सारी चीज़ें। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट हमने पहले जो IEEE और ACM में पढ़ा था, पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय और कस्टमर जो इंटरेस्ट वगैरह उसको मद्देनजर रखना होगा। तो यहाँ भी यही वही चीज़ कही जा रही है। यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाए, जो भी चीज़ बनाए, जो उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा तो उसको पब्लिक कभी भी यूज़ नहीं करेगी। जब वो पब्लिक को उसको कोई यूज़ ही नहीं करेगा, कोई कस्टमर उसको यूज़ ही नहीं करेगा, किसी के पसंद में नहीं, किसी को नीड ही नहीं है, तो वो उसको यूज़ नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप बनाए वो पब्लिक इंटरेस्ट में। और उसके अलावा जो पब्लिक वहाँ, क्योंकि वहाँ यानी कि जो कस्टमर्स और थर्ड पार्टी होते, थर्ड पार्टी मतलब कि थर्ड पार्टी उसको कहते हैं, यानी कि एक तो होता है प्रोफेशनल से बात वगैरह करता है, और थर्ड पार्टी जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एक लीडर और उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, या फिर मुख्तलिफ ग्रुप मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो बाहर से कोई एक्सटर्नल जो कस्टमर को चीज़ बनवाने आता है सॉफ्टवेयर वगैरह, उसको थर्ड पार्टी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो चूँकि जो थर्ड पार्टी होती है, जो कस्टमर होता है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उसको सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए हमें अगर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें जो पब्लिक यानी कि जो पब्लिक है उसकी हेल्थ और सेफ्टी वगैरह का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता। इसलिए हमें उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनानी होगी। तो और जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक उसको यूज़ करने में यानी कि
नीड हो उसको पब्लिक को। उसके बाद ड्यूटी टू रेलिवेंट अथॉरिटी। अब ड्यूटी टू रेलिवेंट अथॉरिटी में आपको इस डायग्राम से भी समझ आ रही होगी, सिंपल सी ड्यूटी टू रेलिवेंट अथॉरिटी मतलब कि जैसे एक कोई भी टीम लीडर होता है और उसके बाद टीम के ग्रुप मेंबर्स होते हैं। अब जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं उन सब को जो भी लीडर उनको कह रहा है उनकी उसको बात मानना चाहिए। ये नहीं कि जो आपका ट्रस्ट है आप उस हिसाब से चलना है, आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आप ये नहीं कि आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं देख रहे, जो आपको कहा गया आपको वही काम करना है। अगर आप किसी जो आपका मैनेजर है, जो आपका हेड है, जो लीडर है, उसकी बात नहीं मानेंगे तो उस तरह ये वर्क नहीं किया जाए। तो ये भी ड्यूटी टू रेलिवेंट अथॉरिटी यही कह रहा है कि जो जो अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी मैनेजर वगैरह, अथॉरिटी का तो पता ही क्या और ये मैनेजर होगा जो जो जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है, जो कोई हुक्म चला सकता है, वो चीज़ आ जाती है। तो जो भी आपको इनके अथॉरिटी है तो उसको आपको बात माननी चाहिए, उसको जो भी वो कह रहा है उसके मुताबिक आपको वर्क करना होगा। अगर आप उसके मुताबिक आप वर्क नहीं करेंगे तो वहाँ आपको जो है डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ड्यूटी टू द प्रोफेशन के ऑलरेडी हम बहुत देर के स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद प्रोफेशनल कंप्यूटर्स एंड इंटीग्रिटी ये भी देख चुके हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको अपनी स्किल्स वगैरह को भी इन्हांस करना होगा। ये नहीं कि आपने एक यानी एक टूल पर वर्क कर रहे हैं तो उसी पर बैठे रहेंगे, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ चेंज होती जा रही है। तो इसीलिए आपको जो है एज अ प्रोफेशनल ऑफ कंप्यूटर्स और इंटीग्रिटी को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। यानी कि को अपनी सालमियत और जो आपकी होती है अहलियत वगैरह को इसको सारे को बरकरार रखना होगा। अगर ये आपके पास नहीं होगी तो आप जो है फेल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक दो सॉफ्टवेयर वगैरह 2-4 प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होगी और आपने अपने आप को इन्हांस नहीं किया होगा तो आप वो नए टेक्नोलॉजी वगैरह पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास है 4 कंडक्ट यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो अगर सुनते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।